हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम सीए प्रमोद त्रिपाठी एंड यू आर वाचिंग सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्लासेस। और आज हम इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट देख लेंगे। लास्ट लेक्चर में क्या किया था, लास्ट लेक्चर में जो थियोरी वाला पार्ट है उसको रिवाइज किया था। अलोंग विद दैट हमने स्टार्ट किया था, एक ब्रीफ आइडिया लिया था कि क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, यानी क्या इंड एस 103 है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें कौन से स्टेप्स हम इंड एस 110 में लगाएंगे। तो उसके उससे हमें डिटरमाइन हुआ कि स्टेप नंबर वन विल बी परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन जो है वो सेम टू सेम एज पर इंडेस 103 हमने जो पढ़ के आया है वैसे के वैसा होगा। देन चेंज आएगा, मेजर चेंज इन स्टेप नंबर टू, दैट इज आइडेंटिफाइबल असेट। अब ये आइडेंटिफाइबल असेट में हम नॉर्मली इंडेस 103 में क्या फेयर वैल्यू ऑफ द असेट्स माइनस फेयर वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी करते थे, राइट। बट यहाँ पे कुछ अलग तरीका करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद एनसीआई स्टेप थ्री, एनसीआई एनसीआई दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम। दो पार्ट में डिवाइड इन द सेंस, एक ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड अदर वन विल बी ईयर एंड वाला। अब जो डेट ऑफ एक्विजिशन वाला जो कंप्यूट करेंगे ना, उसको हम यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल और बार्गेन परचेस, ठीक है। एंड ईयर एंड वाला जो है ये हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाएंगे। कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? हमारे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। देन उसके बाद आता है गुडविल एंड बार्गेन परचेस। ये नॉर्मल हम जैसे कंप्यूट करते थे वैसे ही कंप्यूट करेंगे, सेम टू सेम। एंड उसके साथ में आ जाएगा कंसोलिडेटेड पीएनएल। अब कंसोलिडेटेड पीएनएल इन द सेंस होल्डिंग का, अलोंग विद दैट होल्डिंग का जो सब्सिडी में शेयर है वो कहाँ से डिटरमाइन हो गया आएगा, इन स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर टू में होल्डिंग का जो शेयर है ना वो यहाँ पे ऐड करेंगे और उसके बेसिस में कंसोलिडेटेड पीएनएल हम डिटरमाइन कर लेंगे। तो ये एक पांच स्टेप है जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था। उसमें से फर्स्ट स्टेप मैंने तो डिवाइस करवा दिया था, राइट। फर्स्ट स्टेप तो रिवाइज करवा दिया था कि परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, बरोबर याद है? या फिर से बताओ एक बार परचेज कंसिडरेशन का। याद है सर। याद है ना? ठीक है। देन कम्स अभी आइडेंटिफाइबल असेट, इसका डिस्कस करेंगे। साथ साथ में हमने एक और भी चीज किया था लास्ट लेक्चर में, रिवाइज एनसीआई। एनसीआई कैसे कंप्यूट करते हैं? दो मेथड, एक फेयर वैल्यू मेथड एंड अदर वन इज प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड। फेयर वैल्यू मेथड में क्या होगा, हम क्या करेंगे, कंपनीज का जो शेयर है, सब्सिडी का जो एनसीआई का शेयर है वो लेंगे इनटू फेयर वैल्यू ऑफ द सब्सिडी का शेयर का वैल्यू। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फेयर वैल्यू के हिसाब से मुझे क्या एनसीआई मिल जाएगा। ये एक तरीका है। अदर वन क्या है, प्रोपोर्शनेट एसेट नेट एसेट मेथड। अब प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड में क्या होगा, हम नेट असेट्स लेंगे, नेट असेट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे टू एनसीआई। जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा क्या, मुझे मिल जाएगा एनसीआई का वैल्यू। अगर फेयर वैल्यू के मेथड के थ्रू अगर मैं एनसीआई डिटरमाइन करता हूँ तो यहाँ पे उसके बेसिस पे जो गुडविल डिटरमाइन होगा ना, वो गुडविल क्या होगा, दैट विल गुडविल विल बी फुल गुडविल, यानी क्या, उसमें होल्डिंग अलोंग विद दैट एनसीआई दोनों का भी गुडविल होगा, ठीक है। देन अदर वन जो है, जो प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड है, उसमें अगर हम क्या करते हैं, हम उसके बेसिस में हम गुडविल कंप्यूट करेंगे। तो उस केस में उसमें गुडविल जो आएगा वो होल्डिंग कंपनी का आएगा सिर्फ, राइट। यही बताया था लास्ट लेक्चर में। इसके रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस है, दो तीन। वो क्वेश्चंस एक बार देख लेंगे, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस जो है ना, 5 मिनट इनिशियली दे दूंगा, सॉल्व कर लेना। देन उसके बाद फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ। देखो इलस्ट्रेशन नंबर वन, ठीक है। हमने गुडविल कंप्यूटेशन सीख लिया, एनसीआई कंप्यूटेशन सीख लिया। एनसीआई के बेसिस में गुडविल आ जाएगा, राइट। तो ये एक बार रीड कर लो इलस्ट्रेशन और उसके बेसिस में मुझे आंसर बताओ कि अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट मेथड से करते हैं तो उसका गुडविल क्या होगा, फेयर वैल्यू मेथड से करेंगे तो उसका गुडविल क्या होगा, गुडविल या बार्गेन परचेज जो भी है, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And people watching me on the YouTube, please do subscribe the channel.
ये 103 में ऑलरेडी कर चुके हैं हम। 103 में जो है ना ऑलरेडी हम ये सॉल्व कर चुके हैं, ये तो बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। 24। 24? किस में 24 आएगा? प्रोपोर्शनेट या नहीं, फेयर वैल्यू? वॉल्यूम में 20। फिर से बताओ, मतलब समझा नहीं मुझे। प्रोपोर्शनेट मेथड के हिसाब से कितना आएगा गुडविल? 3 करोड़। कितना, 15? वॉइस क्लियर नहीं है। 16। एंड फेयर वैल्यू के मेथड के हिसाब से? 20। 20 करोड़। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं एक बार। डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल। ए लिमिटेड एक्वायर्स 80% ऑफ बी लिमिटेड बाय पेइंग कैश ऑफ रुपीज 120 करोड़। तो ये जो रुपीज 120 करोड़, इसको प्यार से हम क्या बोलेंगे बताओ, जो पे कर रहे हैं हम कैश में? हम्म, क्या बोलेंगे? हम इसको प्यार से परचेज कंसिडरेशन बोलेंगे ना। ठीक है। देन कम्स द फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन इज रुपीज 30 करोड़। तो यहाँ पे सिंपली एनसीआई का फेयर वैल्यू दे दिया। फेयर वैल्यू कितना है? 30 करोड़। देन कम्स द वैल्यू ऑफ सब्सिडरीज आइडेंटिफाइबल नेट एसेट एज पर इंड एस 103 इज रुपीज 130 करोड़। तो मेरा नेट असेट्स भी मिल गया मुझे, दैट इज 130 करोड़। तो मुझे यहाँ पे डिटरमाइन करना है सिंपली कि डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल एंड पास दी जर्नल एंट्री। गुडविल डिटरमाइन करना है और जर्नल एंट्री पास करना है। तो आ जाओ। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, इलस्ट्रेशन नंबर क्या था वो? 1। नेट असेट्स था मेरा रुपीज 130 करोड़ ना। 130 करोड़, 80% एक्वायर किया। एक्वायर्ड 80%, राइट। फिर उसके बाद साथ साथ में एक और चीज़ क्या है, मेरा पीसी 120 करोड़ है। पीसी इज 120 करोड़। और उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है? एनसीआई का फेयर वैल्यू दिया है 30। एनसीआई का फेयर वैल्यू इज रुपीज 30 करोड़। ठीक है। तो एनसीआई मैं दो मेथड से नॉर्मली कंप्यूट कर सकता हूँ। कौन से दो मेथड है? वन इज प्रोपोर्शनेट एंड अदर वन इज फेयर वैल्यू मेथड। तो सिंपली अगर देखोगे यहाँ पे फेयर वैल्यू मेथड का मुझे ऑलरेडी रुपीज दिया है, रुपीज 30 करोड़ क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, बरोबर, 30 करोड़ का। अगर इसके बेसिस में मैं गुडविल कंप्यूट करूँ यहाँ पे, गुडविल अगर इनकेस कंप्यूट करूँ तो कितना आएगा? तो गुडविल कैसे कंप्यूट करते हैं हम? परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन इज नथिंग बट रुपीज 120 करोड़। ये कहाँ दिया है सर? क्वेश्चन में दिया है, राइट। पीसी मेरा कितना है? 120 करोड़, ये क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी। देन उसके साथ साथ में अगर देखोगे तो एनसीआई ऐड कर देंगे इसमें हम। एनसीआई इज रुपीज 30 करोड़। तो ध्यान रखना, जब भी हम फेयर वैल्यू मेथड से एनसीआई कंप्यूट कर रहे हैं, whenever we are computing NCI based on fair value method, तो यहाँ पे जो गुडविल आएगा ना, गुडविल जो है ना वो टोटल यानी क्या, होल्डिंग अलोंग विद दैट एनसीआई, इन दोनों का मिला के आएगा गुडविल, यानी फुल गुडविल होगा।
तो ये आ जाएगा ₹150 करोड़। इसमें से लेस कर दो नेट एसेट्स। नेट एसेट्स को जब लेस कर दोगे तो कितना आएगा? ₹130। तो 20 करोड़ इज माई गुडविल। बराबर, तुम्हारा आंसर क्या था? फेयर वैल्यू मेथड के थ्रू 20 करोड़। वेरी गुड। ठीक है। देन कम्स प्रोपोर्शनेट मेथड। अब इसमें हम क्या करते हैं, नेट एसेट्स इनटू इसका 20% है ना, इसका फटाफट सॉल्व कर देते हैं। नेट एसेट्स कितना है? हाँ, 130। 130 करोड़ इंटू 20%। कितना आएगा 130 करोड़ इंटू 20%, बताओ? 26 करोड़, राइट। तो गुडविल कैसा आ जाएगा, बताओ? गुडविल कंसिडरेशन ट्रांसफर 120 करोड़ प्लस एनसीआर है 26 करोड़। इसमें से लेस हो जाएगा मेरा नेट एसेट्स, दैट इज 130 करोड़। तो डायरेक्टली 120 प्लस 26 माइनस 130। तो यहाँ पे आ जाएगा 16। तो तुम्हारा भी आंसर 16 था क्या, भूमि? यस सर। ओके, वेरी गुड। बहुत खुशी लग रहा है मुझे आज। 20 और 16। ठीक है। अब जर्नल एंट्री नॉर्मल होगा। जर्नल एंट्री क्या होगा? आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। ठीक है, नेट एसेट्स को डेबिट करेंगे, राइट, टू मेरा पीसी करूंगा, टू एनसीआई करूंगा, और जो भी डिफरेंस है गुडविल या बार्गेन परचेस में ट्रांसफर करूंगा। तो देखो, टू कैश नेट आइडेंटिफाइबल एसेट 130, कैश कितना है 120, राइट। फिर उसके बाद एनसीआई कितना है मेरा 30, फेयर वैल्यू मेथड से बात कर रहा हूँ। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये हो गया 150 माइनस 130, जो भी आएगा गुडविल वो ऑलरेडी हमने कंप्यूट कर चुके हैं। अगर प्रोपोर्शनेट मेथड फॉलो करोगे तो सिंपल सेम, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट टू क्या आएगा, कैश, बरोबर। फिर उसके बाद एनसीआई आएगा बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनेट मेथड, और जो भी डिफरेंस है मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुडविल। ये एक तरीका है गुडविल कंप्यूट करने का बेस्ड ऑन जर्नल एंट्री मेथड। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी कर लो फिर, सिंपल है। और मुझे बता देना आंसर, और देख लेंगे हम आंसर एक साथ। कितना आ रहा है? 5 मिनट। ओके। $150 लाख।
अच्छा, दोनों मेथड्स है। देखो नहीं, एन, प्रोपोर्शनल से। एक मिनट, एनसीआई आप बोल रहे हो कौन से इसमें? प्रोपोर्शनेट से। प्रोपोर्शनेट से देख रहे हो तो कितना आ रहा है? प्रोपोर्शनल 480 लाख। 480 lakhs, ओके। फेयर वैल्यू से? 400 फेयर वैल्यू से 480। फेयर वैल्यू से 480, ओके। और प्रोपोर्शनेट से बोल रहे हो 400, यस। बरोबर ना? हाँ। चलो देखते हैं। ये कुछ नहीं, छोटे छोटे कंसेप्ट क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। राम लिमिटेड एक्वायर 60% of Raja Limited by paying cash of rupees 750 crore or 750 lakhs, okay, including control premium. The fair value of non-controlling interest on the date of acquisition is 480 lakhs. ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? राम जो है 60% एक्वायर कर रहा है राजा का। अगर राम 60% कर रहा है तो फिर बचा हुआ 40% विल बी माई एनसीआई परसेंटेज। ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग, पीसी मेरा कितना है? 750। और फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी दिया है 480। तो अगर सिंपली अगर मैं बोलूँ, कंसिडरेशन ट्रांसफर 750 है, और मेरे पास फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई भी है क्या? यस, 480 है। इसको टोटल कर लो, कितना आता है? ठीक है, इसमें से नेट एसेट्स, नेट एसेट्स दिया है क्या? यस, नेट एसेट्स जो दिया है यहाँ पे 1000 का दिया है, राइट। तो 1000 लेस कर दो तो ये आ जाएगा 230। तो फेयर वैल्यू मेथड से 230 आना चाहिए, बट तुम्हारा 480 आया। कहाँ पे गलती हो गई, एक बार चेक कर लो। समझा कैसा करना था? कहीं तो मिस्टेक हो गया होगा। हम्म, कहाँ पे गलती हुआ बताओ। अच्छा समझा नहीं, आपको 230 कैसे आया? हम्म। आपका 230। 230 कैसा आया? पीसी ट्रांसफर कितना है? 750। 750 अलॉन्ग विद दैट मेरा फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना है? 480, राइट। तो फिर नॉर्मली हम गुडविल कैसे कंप्यूट करते हैं? पीसी ट्रांसफर प्लस एनसीआई। एनसीआई का मेरे पास है क्या? 480। यस, फेयर वैल्यू के हिसाब से 480 है, राइट। तो फिर इन दोनों को ऐड किया तो 1230 आएगा। 1230 आएगा ना? हाँ, 1230 आएगा। इसमें से लेस कर दो आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। द वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स इज 1000। तो 1000 में यहाँ से लेस कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 230 गुडविल। आपने मुझे एनसीआर की वैल्यू पूछी थी, वीडियो की। वीडियो से नहीं आने। अच्छा, समझ गया ना कहाँ पे गलती हो रहा है? चलो, अगर मैं हाँ। प्रोपोर्शनेट मेथड से बताऊं तो प्रोपोर्शनेट मेथड से 100 इज माई नेट एसेट्स, बराबर, इनटू 30%। 30% नहीं, 40% है ना। 60% अगर राम लिमिटेड होल्ड कर रहा है तो 40% जो होल्ड करेगा वो राजा होगा, राइट। तो फिर यहाँ पे कैसा होगा? 100, सॉरी 100 नहीं, 1000 लाख इंटू 40%। तो मेरा एनसीआई जो आएगा, एनसीआई विल बी 400 प्लस कंसिडरेशन ट्रांसफर 750। तो इन दोनों को टोटल कर लो, कितना आएगा टोटल करने से? 1150। और 1150 में से लेस कर दो 1000, तो ये आ जाएगा 150 का मेरा गुडविल। तुम्हारा सेकंड वाला भी गलत है। सेकंड वाले में भी शायद से एनसीआई का ही होगा, राइट। तो देखो, 750। एनसीआर आज की वैल्यू। हम्म। तो मैंने मैंने एनसीए की वैल्यू बताई थी आपको। अच्छा, एनसीआई का वैल्यू बताया था, ओके 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 ओके। तो माय मिस्टेक। एनसीआई का वैल्यू है ये, गुडविल कंप्यूट करना था, गुडविल कंप्यूट कर लिया हमने। ओके, डन। चलो देखो, सेकंड मेथड से, प्रोपोर्शनेट मेथड से अगर देखोगे, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर इज 750। साथ साथ में उसका जो एनसीआई है, एनसीआई इज 400। कैसे? 1000 में से 40% का लगाया तो फिर 400 आ गया मेरा। तो टोटल आ गया मेरा, टोटल का कंसिडरेशन ट्रांसफर
बेस्ड ऑन एनसीआई और इंक्लूडिंग एनसीआई, उसमें से लेस कर दिया मेरा नेट एसेट्स, तो आ गया मेरा गुडविल 150 का। और सेम मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा, असेट्स अकाउंट डेबिट, असेट्स अकाउंट इन द सेंस नेट असेट्स 1000 टू कैश, कैश कितना पे कर रहा हूँ 750 टू एनसीआई। अब एनसीआई जो है वो डिपेंड करेगा मेरा फेयर वैल्यू मेथड है या प्रोपोर्शनेट। अगर फेयर वैल्यू मेथड है तो यहाँ पे आ जाएगा 480, बरोबर, और जो भी डिफरेंस है वो गुडविल में आ जाएगा, और यहाँ पे गुडविल आ जाएगा कितना 230 का। अगर इन केस यहाँ पे एनसीआई इज बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनेट मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड में कितना था मेरा एनसीआई, एनसीआई प्रोपोर्शनेट मेथड में था 400, अगर 400 होता तो यहाँ पे गुडविल वुड बी 150। राइट, समझ में आ गया, क्लियर, yes, पक्का। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी देख लो फटाफट। देखो दोनों बताना है मुझे, एनसीआई जो है ना, फेयर वैल्यू मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड, उसका एनसीआई का अमाउंट मत बताओ, बट मुझे इसके बेसिस में जो गुडविल आएगा वो बताओ। मेजरली गुडविल आएगा, बार्गेन परचेस आएगा, जो भी आएगा, आंसर मत देखो। इलस्ट्रेशन नंबर 3। bargain purchase आया। बार्गेन परचेस है क्या इसमें, हाँ, कितना आ रहा है, proportionate method से 16 लाख, ओके, एंड फेयर वैल्यू तो मेथड से, फोर वाले इससे गुडविल आया है 80 लाख। हाँ, उससे गुडविल आ रहा है कितना, 80 लाख। 80, हाँ, ओके, चलो देखते हैं क्या है। एक्स लिमिटेड एक्वायर्स 80% ऑफ वाई लिमिटेड, ठीक है, 80% एक्वायर कर लिया, यानी 20% यहाँ पे एनसीआई है, 20% विल बी एनसीआई बाई पेइंग कैश कंसिडरेशन ऑफ 400 लैक्स। ठीक है, तो अगर मेरा यहाँ पे पीसी देख लूँ मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 400 लैक्स। ठीक है जी, ओके, द फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑन द डीड ऑफ एक्विजिशन इज 100। तो फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट दिया है मुझे 100, तो पीसी है क्या, यस, पीसी 400 है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मेरे पास फेयर वैल्यू है क्या, यस 100 है। तो 500 मेरा टोटल हो जाएगा, इसमें से लेस हो जाएगा आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स, दैट इज 520 लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बार्गेन परचेस ऑफ ₹20, बराबर, बार्गेन परचेस ऑफ ₹20 आएगा ना। देखो, द वैल्यू ऑफ सब्सिडीज आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स एज पर Ind AS 103 इज 520। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गेन ऑन द बार्गेन परचेस एंड पास द जर्नल एंट्री। तो हमने सिंपली देखा 400 परचेज पीसी ट्रांसफर्ड है, प्लस मेरा एनसीआई पता है क्या, बेस्ड ऑन दी फेयर वैल्यू, यस, कितना है 100, तो मेरा टोटल कितना बनेगा 500, इसमें से मेरा नेट एसेट्स लेस हो जाएगा 520, जब 520 लेस हो जाएगा तो मेरा बार्गेन परचेस 20 आ जाएगा, बराबर, yes, ओके। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लो 80 कैसा आया तुम्हारा, नॉर्मली 20 आना चाहिए आंसर। देन अदर थिंग, मेरा अगर प्रोपोर्शनेट मेथड से फॉलो करूं मैं, तो मेरा नेट आइडेंटिफाइबल एसेट इज 520, तो 520 का 20% कितना आएगा वो देख लो कितना आता है, 104। 104, ओके। तो पीसी ट्रांसफर्ड इज 400, 104 मेरा क्या है, एनसीआई है, तो ये आ जाएगा 405, सॉरी 504, इसमें से मैं लेस कर दूं मेरा नेट एसेट्स 520 का, तो मेरा बार्गेन परचेस आएगा 16। यस, तुम्हारा सेकंड आंसर सही है। तो देखो,
20 यहाँ पे बार्गेन परचेस, गेन ऑन बार्गेन परचेस, एंड यहाँ पे गेन ऑन बार्गेन परचेस प्रोपोर्शनेट मेथड से 16%। ठीक है, जर्नल एंट्री कैसा होगा? सेम। नेट असेट्स, अकाउंट डेबिट कितना है? 520 टू कैश या बैंक, बोलूँ मैं कितना पे कर रहा है? 400। ठीक है, टू एनसीआई। अब एनसीआई का दोनों वैल्यू लिख लूँ क्या यहाँ पे मैं? तो एनसीआई का पहले वाला वैल्यू कितना था? 100, और दूसरा लेगा 104, राइट? तो इसके बेसिस में जो भी आएगा मेरा बार्गेन परचेस आएगा। अब ये जो बार्गेन परचेस है इसको कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं हम? कैपिटल रिजर्व में। बट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का तरीका भी है। क्या तरीका है, याद है क्या? बताओ। तब तक मैं ये बार्गेन परचेस का लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो, बार्गेन परचेस का नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अगर 100 है तो बार्गेन परचेस 20 आएगा। अगर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज 104 तो बार्गेन परचेस जो है ना 16। अब ये जो गेन ऑन बार्गेन परचेस है, उस केस में तुम्हें पता है ना कि अगर इसका कोई भी रीजंस पता होगा, यानी क्या, इफ देर आर एनी रीजंस फॉर दी बार्गेन परचेस। बार्गेन परचेस सिंपली इतना समझ लो क्या होता है। मेरा एक एंटिटी है, समझो मेरा एंटिटी है, और सामने वाला एंटिटी परचेस कर रहा है, और ये जो एंट्रीज कर रहे हैं ना हम, ये वाला एंट्रीज नॉर्मली गेन ऑन बार्गेन परचेस क्यों बोलते हैं वो बता रहा हूँ। ये जो एंट्रीज कर रहे हैं हम, जो पेरेंट कंपनी है उसके बुक्स में कर रहे हैं, राइट? तो पेरेंट के लिए, फॉर पेरेंट, वो जब परचेस कर रहा है किसको, जो सब्सिडरी को, उसको परचेस कर रहा है, ये कम दाम में परचेस कर रहा है। कम दाम में इन द सेंस उसका नेट असेट्स कुछ ज्यादा अमाउंट का है, बट उसके बदले में मैं कम अमाउंट दे रहा हूँ। समझो उसका नेट असेट्स है 100, उसके बदले में मैं सिर्फ 80 ही दे रहा हूँ, राइट? तो 20% किसको? पेरेंट का प्रॉफिट हो गया ना। 20%, जो 20 रुपीज जो भी है, वो पेरेंट को प्रॉफिट हो गया। उसके लिए हम क्या बोलते हैं? गेन ऑन बार्गेन परचेस। ठीक है, बार्गेन करके मुझे क्या हुआ? गेन हुआ, राइट? तो यहाँ पे अगर इसका मेरे पास अगर डिटेल है, मेरे पास इसका रीजंस है, तो उस केस में इसको मैं क्या करूंगा? ओसीआई के थ्रू रूट करूंगा टू कैपिटल रिजर्व। अगर यहाँ पे अगर गेन ऑन बार्गेन परचेस के रिलेटेड कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है तो डायरेक्टली मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा, राइट? बराबर, यही पढ़ा इधर हमने। देखो, गेन ऑन बार्गेन परचेस इज इधर रिकग्नाइज्ड इन ओसीआई और इज रिकग्नाइज्ड डायरेक्टली इन द इक्विटी एज अ कैपिटल रिजर्व। बस यहाँ पे एक सिंपल सा नोट दिया। अगर यहाँ पे ये जो सिंपल सा नोट्स नहीं, मतलब अगर डिटेल में बताओ तो ओसीआई में कब डालेंगे? व्हेन देयर इज अ स्पेसिफिक रीजंस। व्हेन स्पेसिफिक रीजन इन द सेंस ड्यू टू लॉसेस, प्रेशर के अंडर बेच रहा है, या गवर्नमेंट रेगुलेशन के अंडर बेच रहा है, या गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया टू सेल ऑफ इट कंपनी, राइट? तो उस केस में क्या है? ओसीआई हम तो थ्रू ओसीआई रूट कर देंगे, अदरवाइज डायरेक्टली क्रेडिट कर देंगे इन द कैपिटल रिजर्व। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी खत्म कर लो फटाफट। यहाँ पे दिख रहा है ना आंसर? हाँ, समझ में आ रहा है ना? याद आ रहा है ना? 20 लाख। 20 lakhs, ओके, वेरी गुड। सिंपल है, 20 lakhs। 20 lakhs, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या? बताओ। हम्म, इसमें हमारा जो गुडविल कंप्यूटेशन वाला था ना, एक छोटू सा पॉइंट, कि कैसा गुडविल कंप्यूट करना है। तो गुडविल कंप्यूटेशन का फॉर्मेट सेम होगा। परचेज कंसिडरेशन, उसमें ऐड करेंगे एनसीआई। अब जब एनसीआई ऐड करोगे, तो ये जो एनसीआई हम जो देखेंगे ना, अब जो आगे डिस्कस करेंगे एनसीआई के रिलेटेड, ये दो एनसीआई होंगे। एक ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जो एज पर इंड एस 103 हम कंप्यूट करेंगे, एंड दूसरा जो ईयर एंड का रिलेटेड, ईयर एंड में जो कंप्यूट करेंगे ना, वो वाला। अब यहाँ पे ईयर एंड में क्या चेंज है सर? इन दोनों में क्या चेंज होगा? बस यहाँ पे जो चेंज है दैट विल बी द शेयर ऑफ सब्सिडी। जो प्रॉफिट का शेयर होगा ना सब्सिडी का, वही ऐड होगा, उसके बेसिस में एनसीआई होगा। बट यहाँ पे जब गुडविल कंप्यूट करेंगे ना, गुडविल, तो दिमाग में ऐसा ठान लेना कि यहाँ पे जो डेट ऑफ एक्विजिशन का एनसीआई है उसी को यूज करके हम गुडविल कंप्यूट करेंगे। ठीक है, ईयर एंड वाला यूज नहीं करेंगे कभी भी नहीं। डेट ऑफ एक्विजिशन वाला जो एनसीआई है उसी को इंक्लूड करेंगे। क्यों? गुडविल जो है वो इनिशियली कंप्यूट होता है। ठीक है, यहाँ पे रीजन क्या है कि हम डेट ऑन एक्विजिशन का हम ये ले लेंगे एनसीआई, क्योंकि इनिशियली जब हम 103 के हिसाब से करेंगे तो गुडविल उस दिन कंप्यूट होता है, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, सब्सिक्वेंटली क्या होगा गुडविल का? गुडविल सब्सिक्वेंटली कंप्यूट नहीं होगा।
हम जो 103 में कंप्यूट किए थे उसी का रिकम्प्यूटेशन करेंगे एज ऑन दी कंसोलिडेशन डेट। तो सेम ही आंसर आना चाहिए, राइट। तो ईयर एंड में क्या चेंज होगा सर? ईयर एंड में कुछ इंपेयरमेंट होगा गुडविल का, उसी का चेंज आएगा, अदरवाइज कुछ भी चेंज नहीं होगा गुडविल में, राइट। तो गुडविल का पॉइंट सेम टू सेम है, कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड प्लस एनसीआई फिर प्लस प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट कुछ है तो वो ले लेंगे, उसमें से लेस कर देंगे नेट एसेट्स, तो मुझे आ जाएगा गुडविल या बार्गेन परचेस। ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज बताया था मैंने, एनसीआई जो है, एनसीआई जो है वो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन वाला ले लेंगे। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या था मेरा? दैट इज परचेज कंसिडरेशन, ये हो गया है, राइट। परचेज कंसिडरेशन में अगर देखोगे तो मेरा यहाँ पे कैश आ सकता है, फिर फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, अगर डिबेंचर्स इशू क्या है तो डिबेंचर्स, लैंड एंड बिल्डिंग या असेट्स बोल दो, असेट्स। फिर उसके बाद अगर कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन है तो वो भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद एक होता है एसबीपी, और उसके बाद और क्या इंक्लूड करते हैं हम इसमें? डेफर्ड कंसिडरेशन। ठीक है, ये सब चीजें हम किसमें? परचेस कंसिडरेशन में इंक्लूड होते हैं। बट एक और चीज मुझे बताओ, परचेस कंसिडरेशन जो है ना, विल बी कैलकुलेटेड ओनली ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। यानी क्या? इतना दिमाग में फिक्स कर लो कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ही हम क्या करेंगे? परचेस कंसिडरेशन कंप्यूट करेंगे। सब्सिक्वेंटली क्या करेंगे सर? सब्सिक्वेंटली हम सिंपली जो हमने 103 के लिए कंप्यूट किया था उसी का सिर्फ सिर्फ जो है ना रिकम्प्यूटेशन करेंगे। सेम 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 मैच होना चाहिए 103 के हिसाब से। क्यों? क्योंकि दिस इज परचेस कंसिडरेशन विच इज पेड इनिशियली फॉर एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, राइट। तो इनिशियली जब हम पे किए हो गए तो वो उसका कंप्यूटेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वही हम क्या करेंगे? 110 में दिखा देंगे। ठीक है, क्लियर? यस। ओके, तो आ जाओ मेरे नोट्स में एक बार देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो सेम रहेगा एज पर इंडियस 103। ठीक है, सेम इंडियस 103 का। फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन the purchase consideration is amount appearing in the parents SFS। SFS में यानी क्या? सिंपली अगर तुम्हें बता दूं मैं एक क्वेश्चन कोई भी, अगर यहाँ पे देखोगे, अच्छा ये चेन होल्डिंग वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर देखोगे, देखो इन्वेस्टमेंट इन XYZ, पूरा क्वेश्चन देख लो एक बार। एमटीपी का एक क्वेश्चन है, बस एक तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, स्टेप्स तो हम पढ़ेंगे कैसे कंप्यूट करना है क्या है, बस पहले एक बार ओवरव्यू ले लो। क्या क्वेश्चन जो दिया है, बोल रहा है कि डीईएफ जो है ना एक्वायर्ड 100% ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ फॉर ऑफ 100 ईच ऑफ XYZ लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर X1, राइट। तो X1 को एक्वायर किया, ये कब हुआ? मिड ऑफ द ईयर। देन कम्स ऑन 31 मार्च X2 द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ टू कंपनीज आर गिवन बिलो। ठीक है, तो समराइज बैलेंस शीट मुझे यहाँ पे दिया है। अब ये जो समराइज्ड बैलेंस शीट है ये मुझे देखना पड़ेगा कब का है, एज ऑन 31 मार्च X2, राइट। और उसके बाद एडिशनली कुछ क्वेश्चन में दिया है क्या? अगर यहाँ पे देखोगे इन्वेस्टमेंट इन XYZ लिमिटेड, तो ये जो इन्वेस्टमेंट इन XYZ लिमिटेड इज नथिंग बट माय पीसी। ठीक है, ये कुछ नहीं है, पीसी है। और जब भी हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते रहेंगे, जब भी हम सीएफएस बनाते रहेंगे, इसको कभी भी नहीं दिखाते, राइट। इंटर में भी अगर देखोगे, इंटर में अगर पढ़ा होगा सीएफएस, तो सीएफएस में भी ये जो इन्वेस्टमेंट हम कभी भी नहीं बताते थे। क्यों नहीं बताए थे सर? तो हम
सिंपली इंड एस 103 में क्या करते थे, यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन डिटरमाइन करते थे, राइट। और उसके जो असेट्स है, किसके, जो मेरा सब्सिडी है, जिसी को भी एक्वायर कर रहे हैं, उसका असेट्स और लाइबिलिटीज हम क्या करते थे, इनकॉर्पोरेट करते थे इन दी होल्डिंग कंपनी का बैलेंस शीट, राइट। तो अगर हम इन केस ये इन्वेस्टमेंट भी दिखा दे, उसके साथ साथ में असेट्स और लाइबिलिटीज ये दोनों भी बता देना, तो फिर उस केस में डबल इफेक्ट आएगा, राइट। ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट क्यों दे रहा हूं मैं, ये इसका असेट्स और लाइबिलिटीज को एक्वायर करने तो दे रहा हूं ना, बरोबर। तो इसको भी दिखाऊंगा, उसके साथ साथ में ये असेट्स एंड लाइबिलिटीज को भी इनकॉर्पोरेट कर दूंगा इन माय बैलेंस शीट, तो फिर उस केस में डबल इफेक्ट आएगा। उसके लिए हम ये इन्वेस्टमेंट इन XYZ जो भी है ना सब्सिडरी, वो कभी भी नहीं बताते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कि बताओ, ये कुछ नहीं, सिंपल एक ओवरव्यू है। ये अच्छा। पक्का, मतलब समझा क्या कि इन्वेस्टमेंट इन एक्सवाइजेड बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी जो है वो क्यों नहीं दिखाते हम CFS में, CFS में इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि डबल इफेक्ट ना हो, उसी के लिए हम यहाँ पे ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको नहीं दिखाते, ध्यान रखना। देन उसके बाद यहाँ पे अगर देखोगे, मुझे क्या दिया है, रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ XYZ showed a credit balance of 3 lakh on 31st April X1 out of which a dividend of 10%, ये पूरा छोड़ दो। बस मुझे क्या दिया है यहाँ पे, रिटेन्ड अर्निंग्स दिया है, इनिशियली दिया है, इनिशियली इन द सेंस स्टार्टिंग ऑन 1st April X1 का मुझे क्या दिया है, रिटेन अर्निंग्स दिया है, राइट। एंड ये जो बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है ऑन 31st March X2 का, और दोनों भी अलग अलग बैलेंस शीट है, अलग अलग इन द सेंस क्या है, DEF का अलग है एंड XYZ का अलग है, राइट। तो इसमें मुझे एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा, राइट। तो इसके बेसिस में मुझे आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स कंप्यूट करना पड़ेगा। तो क्या सर इसी अमाउंट से मैं कंप्यूट करूंगा क्या, ये जो अमाउंट्स है इसी के अमाउंट से कंप्यूट करूंगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। इसको कंप्यूट करने का तरीका है वो देखेंगे, ये नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। आ जाओ, एक और न्यू सेशन क्रिएट करते हैं। चलो, चलो कहाँ पे थे हम, यही बता रहा था मैं क्वेश्चन में, हम परचेज कंसिडरेशन आइडेंटिफाई कैसे करें। एक एक डायरेक्टली हमें दिया होगा क्वेश्चन में कि जो एंटिटी है ना वो ट्रांसफर कर रहा है कैश में, या फिर ट्रांसफर कर रहा है इन इक्विटी शेयर्स, ऐसा दिया होगा, राइट। अगर वो नहीं दिया है तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन में देखेंगे इन्वेस्टमेंट कितना है और उसी को पीसी कंसिडर कर लेंगे। पीसी इज नथिंग बट, मेरे जो SFS में दिख रहा है ये जो है ना, राम लिमिटेड, ये क्वेश्चन है, एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जो 14 मार्क्स का आता है। उसमें क्या हो रहा है, राम जो है वो एक्वायर कर रहा है कृष्णन को। तो यहाँ पे जब कृष्णन को एक्वायर कर रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा डिटेल नहीं दिया है कि इसने एक्वायर करते समय कैश दिया है, या फिर उस केस में मैं बोलूँ कि इक्विटी शेयर्स इशू किया, ऐसा कुछ नहीं बताया। बस मुझे बताया कि राम ने एक्वायर किया कृष्णा को और मुझे बैलेंस शीट दिया, ईयर एंड का बैलेंस शीट दे दिया। अब जब ईयर एंड का बैलेंस शीट दिया तो मुझे एक चीज दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट इन कृष्णन कैसा है, 8 lakhs। तो ये 8 lakhs विल बी कंसिडर एज माई पीसी, ठीक है, दिस 8 lakhs विल बी कंसिडर एज माई पीसी। अगर एक और भी एग्जांपल बताऊं मैं, तो आ जाओ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, कुछ है, यहाँ पे देखोगे इन्वेस्टमेंट इन ऑरेंज 4500। तो मेरा बोलने का यही है कि स्टेप नंबर 1 जो हम पीसी कंप्यूट करेंगे, उसमें या तो मुझे एक्सप्लिसिटली इन्फॉर्मेशन दिया होगा क्या, इक्विटी शेयर्स में सेटल किया है, कैश में सेटल किया है, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, तो जो हम इंडिया 103 में देखते थे नॉर्मली, ठीक है। एंड अदर थिंग वुड बी, यहाँ पे सेकेंड तरीका है ये वाला, जो मुझे इन्वेस्टमेंट से डायरेक्टली उठा सकता हूँ मैं, ठीक है। कुछ अटक रहा है ना, हाँ। 1 मिनट दे दो मुझे, फिर से रिज्वाइन करता हूँ मैं। चलो, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 क्लियर है, एनी डाउट्स इन स्टेप नंबर 1? नो था। ओके, चलो देन कम्स दी स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। आ जाओ यहाँ पे दिखते हैं हम, आराम से समझते हैं उसको।
मेरा ये है स्टेप नंबर 2, विच इज आइडेंटिफाइबल नेट असेट्स। ठीक है। अब नॉर्मली हम जो करते थे इनिशियली, एज पर इंड एएस 103 क्या करते थे हम? फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स ले लेते थे, राइट? फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स ले लेते थे, इसमें से लेस कर देते थे फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, बरोबर ना? और इसके बेसिस में मैं क्या करता था, मुझे नेट असेट्स मिल जाता था, वो भी आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। तो क्या सर यहाँ पे ये सेम मेथड फॉलो करेंगे क्या? देखो, अगर तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन यानी क्या, इंड एस 103 के हिसाब से जो मुझे फेयर वैल्यू चाहिए ऑफ ऑल दी असेट्स एंड ऑल दी लाइबिलिटीज आर अवेलेबल और नॉट, अगर ऑल दी असेट्स एंड लाइबिलिटीज अवेलेबल है, तो ये एक तरीका हो सकता है तुम्हें कंप्यूट करने ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। सिंपल। तो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो सिंपल है कि हम नेट एसेट, अब जो भी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स है वो ले लेंगे, उसमें से लाइबिलिटी लेस कर देंगे, तो मेरा आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स आ जाएगा। बट अगर इन केस मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, तो इंड एस 1010 ने, सॉरी इंड एस 110 ने क्या है, एक स्पेसिफिक मेथड प्रिस्क्राइब किया। स्पेसिफिक मेथड इन द सेंस, हम नॉर्मली इतना बोल सकते हैं कि जो भी मेरा नेट असेट्स है, नेट असेट्स आर नथिंग बट असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है। जो असेट्स है, ये असेट्स माइनस लाइबिलिटी करूंगा तो नेट एसेट्स आएगा, विच विल बी इक्वल टू माई नेटवर्थ। नेटवर्थ इन द सेंस, यहाँ पे मेरा इक्विटी शेयर्स और अदर इक्विटी शेयर्स, इक्विटी और अदर इक्विटी। ठीक है, अदर इक्विटी शेयर्स नहीं, अदर इक्विटी, राइट? तो असेट्स माइनस लाइबिलिटी कर दूंगा तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा, तो दिस विल बी माई नेट एसेट्स, बरोबर? समझ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ? अभी भी अटक रहा है ना? थोड़ा लैग है। रियल टाइम में नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है क्या? यस सर। हम्म, समझ नहीं आ रहा है तो बता दो मुझे, क्योंकि अगर अटक रहा है तो फिर मतलब मजा क्या है फिर। ये सुन लो, एक ये छोटा पार्ट सुन लो, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है इसको। क्या बोल रहा था मैं? नॉर्मली असेट्स माइनस लाइबिलिटीज कर दोगे तो मुझे क्या मिलेगा? नेट एसेट्स। अब नेट एसेट्स क्या है? इज नथिंग बट माई इक्विटी शेयर्स एंड अदर इक्विटी शेयर्स। ठीक है। तो ईयर एंड में जब मुझे दिया होगा, क्वेश्चन में क्या दिया होगा, ईयर एंड का बैलेंस शीट दिया होगा। जब ईयर एंड का बैलेंस शीट दिया होगा, उसमें तो फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज अवेलेबल नहीं होंगे, तो ये मेथड तो नहीं कर सकते हम, तो मुझे फॉलो करना पड़ेगा ये मेथड। तो ये मेथड में क्या देंगे, ये मेथड में मुझे देंगे इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है। ये जो भी अमाउंट आएगा, इसमें ऐड करूंगा अदर रिजर्व्स। अब ये जो अदर रिजर्व्स है ना, अदर रिजर्व्स को मुझे एनालाइज करना पड़ेगा कि प्री एक्विजिशन कितना है एंड पोस्ट एक्विजिशन कितना है। ठीक है। ये जो इक्विटी है, इसको मुझे एनालाइज करना होगा बेस्ड ऑन प्री एंड पोस्ट। ठीक है। ये प्री एंड पोस्ट क्या होता है सर? सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, जो भी रिजर्व्स है ना, रिजर्व को क्लासिफाई करना पड़ेगा कि प्री एक्विजिशन रिजर्व्स कितना है एंड पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स कितना है। तो प्री एक्विजिशन रिजर्व्स कितना होगा, समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा रिटेन्ड अर्निंग है, एग्जांपल दे रहा हूँ सुन लो, रिटेन्ड अर्निंग है। ठीक है। रिटेन अर्निंग है। ठीक है। तो इनिशियली मुझे दिया होगा क्वेश्चन में कि रिटेन अर्निंग्स एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर इज 10,000। तो बिगनिंग ऑफ द ईयर है, और मेरा समझो कंसोलिडेशन डेट है, यहाँ पे एग्जांपल ही ले लेता हूँ, तो पूरा का पूरा एक ओवरव्यू मिल जाएगा। समझो यहाँ पे बिजनेस कॉम्बिनेशन का जो डेट है, या एक्विजिशन डेट समझ लो, इज 1/10/2024। ठीक है।
मुझे रिटेन अर्निंग्स एट बिगनिंग दिया है मुझे, कितना है बिगनिंग में, समझो रुपीज 1 लाख है। देन कम्स रिटेन अर्निंग्स एट द एंड। एट द एंड दिया है मुझे फॉर एग्जाम्पल, समझो 1,50,000। ठीक है। देन कम्स इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख समझ लो। तो सिंपली आईएनए कैसे कंप्यूट करूंगा यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। तो क्या करना है मुझे, इक्विटी शेयर लेना है, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख। उसके बाद अदर इक्विटी को मुझे क्लासिफाई करना पड़ेगा, क्लासिफाई इन द सेंस एनालिसिस बनाना पड़ेगा कि प्री कितना है एंड पोस्ट कितना है। तो इसमें देख लूंगा प्री एंड पोस्ट। तो अब यहाँ पे सर प्री वाला क्या है, पोस्ट वाला क्या है। प्री वाला इज नथिंग बट मेरा जो कंसोलिडेशन बिजनेस एक्विजिशन के पहले वाला पार्ट जो है वो प्री है। एंड पोस्ट एक्विजिशन इन द सेंस एक्विजिशन के बाद वाला जो भी हम अर्न करेंगे या फिर जो भी रिजर्व ट्रांसफर करेंगे वो पोस्ट एक्विजिशन होगा, राइट। तो यहाँ पे आईएनए में कौन सा इंक्लूड करेंगे हम, तो सिंपल है ना, आईएनए में हम प्री वाला इंक्लूड करेंगे। क्यों प्री वाला इंक्लूड करेंगे, क्योंकि प्री इज नथिंग बट मेरा एक्विजिशन डेट के पहले वाला, राइट। तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, तो प्री वाला जो भी पार्ट था, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस अदर रिजर्व्स, मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा आईएनए मिल जाएगा उसके बेसिस में। ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 1 लाख था। देन इसमें आ जाएगा रिटेन अर्निंग्स, क्या आ जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स। कितना है रिटेन अर्निंग्स, एट द बिगनिंग इट वाज 1 लाख एंड खत्म होते होते कितना हो गया इसका ईयर एंड में 1,50,000। तो रिटेन अर्निंग्स में नॉर्मली क्यों चेंज आ सकता है बताओ, व्हाट इज द रीजन। क्या टोटल बिल? नहीं नहीं, रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स इन द सेंस नॉर्मली हमारा जो ईयर एंड का प्रॉफिट है, जो भी प्रॉफिट है वो ट्रांसफर होता है रिटेन अर्निंग्स में। ठीक है। जो भी प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर करते हैं रिटेन अर्निंग्स में। तो यहाँ पे अगर देखोगे जो चेंज है दैट मे बी ड्यू टू प्रॉफिट, बरोबर। तो इनिशियली मेरा इसमें 1 लाख था, तो दैट वाज प्री। क्यों प्री सर, क्योंकि मेरा कंसोलिडेशन डेट देख लो, कंसोलिडेशन डेट क्या है, कंसोलिडेशन बोल रहा हूँ सॉरी, बिजनेस एक्विजिशन का डेट देख लो। एक्विजिशन डेट है 110, तो उसके पहले वाला जो भी रहेगा वो कौन सा होगा, प्री वाला रहेगा। पोस्ट में कितना आएगा सर फिर, व्हाट विल बी दी पोस्ट का शेयर। पोस्ट का कितना आएगा, जो एडिशनल 50,000 है, जो एडिशनल 50,000 है वो मेरा पोस्ट में जाएगा। अब इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं इन द सेंस यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस भी हो सकते हैं, बहुत फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस देखना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपली एग्जांपल लिया लिया मैंने कि यहाँ पे 50,000, इससे बेटर एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी को थोड़ा एलॉबरेट कर लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख था, ठीक है। एंड यहाँ पे रिटेन अर्निंग्स जो है वो सेम, सेम नहीं 1,50,000 था, बट ये 50,000 जो था ना, 50,000 इज ड्यू टू प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दैट इज 50,000। ठीक है। जो इंक्रीज है 50,000 का दैट इज ड्यू टू प्रॉफिट। अब प्रॉफिट तो पूरा साल का है, बरोबर, प्रॉफिट तो पूरा साल का है। और मेरा एक्विजिशन कब हुआ है बताओ, ऑन 1/10/2024, राइट। तो फिर मेरा बिटवीन द ईयर हुआ, 6 महीने पहले जो है वो प्री है एंड 6 महीने बाद जो है वो पोस्ट है। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर को बांट दूंगा इवेनली। 50,000 है तो 6 महीने के लिए 25,000 और पोस्ट में 25,000। तो यहाँ पे मेरा आईएनए कितना आएगा सर, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग्स प्लस प्रॉफिट जो है, इन सबको ऐड करने के बाद जो भी आएगा दैट विल बी माई आईएनए। ठीक है, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 2,25,000, बरोबर। एंड पोस्ट में ये आ जाएगा 25,000। और ये पोस्ट में जो है 25,000 जो आया, इसको हम क्या करेंगे, इसको बांट देंगे बिटवीन माई पेरेंट का शेयर होल्डिंग एंड बिटवीन माई एनसीआई का शेयर होल्डिंग।
क्या करेंगे हम, ये जो पोस्ट वाले का जो शेयर है वो हम पेरेंट और एनसीआई में बांट देंगे, और इसका एडजस्टमेंट हमारे फर्दर स्टेप्स में, एनसीआई में बोला था ना कि एनसीआई में ईयर एंड में कंप्यूट एक होगा, राइट, एक ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन होगा, एक होगा ईयर एंड में। तो ईयर एंड में जो है ना, ये ऐड करने के बाद ईयर एंड का मुझे एनसीआई मिल जाएगा। पेरेंट का जो सब्सिडी जो भी शेयर है वो जाएगा कंसोलिडेटेड पीएनएल में, जो मेरा फिफ्थ स्टेप नंबर 5 है। कहाँ गया मेरा स्टेप नंबर 5? हाँ, स्टेप नंबर 5 में। ठीक, यहाँ तक क्लियर है क्या बताओ? सिंपल है, बहुत बड़ा कुछ नहीं लिया मैं, बस एक छोटा सा एग्जांपल लेके किया। बस हैंडराइटिंग गंदा दिख रहा है, उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, समझा क्या बताओ? एक बेसिक आइडिया मिल गया। इसका बहुत सारा और आगे डिस्कस करेंगे, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स भी है। आ जाओ, तुम्हें नोट से बता देता हूँ मैं। देखो, हम नॉर्मली आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स जो है ना ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कैसे कंप्यूट करते हैं, इंड एस 103 के हिसाब से असेट्स माइनस लाइबिलिटी कर लेते हैं, तो मुझे आईएनए मिल जाता है। दिस इज वन ऑफ द सिंपल स्टेप इंड एस 103 के हिसाब से। अगर मेरे पास डेटा है तो ये मेथड फॉलो कर लो, बेस्ट है। अगर डेटा नहीं है तो मुझे 110 का मेथड फॉलो करना पड़ेगा। अब 110 का मेथड क्या है सर? 110 का मेथड क्या है? तो मुझे, मैंने बताया लॉजिक क्या है, सिंपली असेट्स माइनस लाइबिलिटी करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, नॉर्मली नेट एसेट्स मिलेगा। नेट एसेट इज नथिंग बट इक्विटी along with that other equity, right? Equity share capital is along with that other equity. अब इक्विटी शेयर कैपिटल में तो नॉर्मली चेंज नहीं होता है, वो तो सेम रहेगा, बट अदर इक्विटी को मुझे एनालाइज करना पड़ेगा प्री एंड पोस्ट में। प्री एंड पोस्ट इन द सेंस, समझा नहीं सर? प्री यानी जो मेरा एक्विजिशन डेट है उसके पहले तक क्या रिजर्व्स थे, क्या स्टेटस ऑफ रिजर्व्स थे। उसमें रिजर्व्स मेरा कैपिटल रिजर्व हो सकता है, जनरल रिजर्व हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है, रिटेन अर्निंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? ऐसे अलग अलग रिजर्व हो सकते हैं। तो उस रिजर्व का प्री वाला पार्ट कितना है, पोस्ट वाला पार्ट कितना है, मुझे वो डिटरमाइन करना पड़ेगा। प्री वाला बात जो पार्ट है दैट विल बी पार्ट ऑफ माय आईएनए, एंड अदर जो पोस्ट वाला है, पोस्ट वाले को हम बांट देंगे इनटू पेरेंट एंड एनसीआई, इन दोनों के शेयर में बांट देंगे जितना भी परसेंटेज होगा। और एनसीआई जो है, एनसीआई का शेयर विल बी एडेड इन स्टेप नंबर 3। नॉर्मली जो एनसीआई जब कंप्यूट करेंगे हम, राइट, कंप्यूट जब करेंगे स्टेप नंबर 3 में, तो ईयर एंड के लिए हम ये यूज करेंगे, मतलब मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन प्लस ये वाला जो प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट या शेयर है, ये ऐड कर देंगे तो फिर मुझे ईयर एंड का एनसीआई मिल जाएगा। और पेरेंट वाला जो पार्ट है वो हम नोट नंबर 5 में करेंगे। ठीक है, देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें अदर इक्विटी में मुझे प्री एंड पोस्ट करना पड़ेगा। प्री इन द सेंस बिफोर कॉम्बिनेशन, एंड पोस्ट इज आफ्टर कॉम्बिनेशन। तो आ जाओ, देखो रिटेन अर्निंग्स है, तो रिटेन अर्निंग्स आ जाएगा, प्री कितना है पोस्ट कितना है। अदर रिजर्व जो भी है, प्री कितना है पोस्ट कितना है वो देखेंगे। उसमें ऐड या लेस कर देंगे, ऐड कर देंगे डिविडेंड, ऐड और लेस करेंगे टाइम एडजस्टमेंट और फेयर वैल्यू चेंजेस। कुछ भी नहीं समझ में आएगा ये वाला पार्ट, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, हम एक एक चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस तुम्हें एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, वो देख लो। देन उसके बाद फेयर वैल्यू चेंजेस जो है ना, उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ में एक्सेस डेप्रिसिएशन कुछ है तो फिर उसको भी एडजस्ट करेंगे, तब जाके मुझे मिल जाएगा ये। और जो भी मेरा प्री वाला पार्ट है ना, प्री वाला पार्ट विल बी माई आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स एज पर 110। एंड ये जो है फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल हम यूज कर सकते हैं, राइट? ये जो है ना, हम नेट एसेट्स को एज अ नेट एसेट्स, यानी कि आप गुडविल कंप्यूट करते समय लेस कर देते नेट एसेट्स, वो नेट एसेट्स के लिए ये यूज करेंगे। और ये वाला पार्ट विल बी सेपरेटली एडजस्टेड, राइट? समझा यहाँ तक? बताओ, कोई भी डाउट है इसमें, अभी तक जो भी पढ़ा था उसमें कोई भी डाउट है क्या, बताओ? नो सर। पक्का? यहाँ तक आइडिया क्लियर है कैसे करना है, क्या करना है? यस। ओके, चलो, तुम्हें एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ बड़ा वाला। अच्छा, एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन आया था नवंबर 23 में। नवंबर 23 में, जिसने आईसीआई भी ना 3 अल्टरनेटिव दिया है इस क्वेश्चन का।
आंसर जो है ना, तीन अल्टरनेटिव आंसर दिया है। तो इसमें बस एक बार बता देता हूँ, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप क्या होगा। फर्स्ट स्टेप विल बी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, देख रहे हो फाइनेंशियल एसेट्स के अंडर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में देखो 14,000 जो है ना शेयर इन एस लिमिटेड, 5,60,000 ये मेरा पीसी होगा, राइट। अगर पीसी अगर का एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा यहाँ पे नीचे, एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा, उसके बेसिस में हम कंप्यूट कर सकते हैं पीसी। अदरवाइज दिस विल बी माई पीसी, ये देख रहे हो ना, दिस विल बी माई पीसी। अच्छा सर, यहाँ पे जो है ना, एक बार इसको पीसी में कंसिडर करने के बाद इसको हम नेक्स्ट टाइम जो कंसोलिडेटेड सीएफएस बनाएंगे उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ, ध्यान में रखना, क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि डबल इफेक्ट आ जाएगा। अलॉन्ग विद दैट, स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 के लिए एक इन्फॉर्मेशन देख लो। एच लिमिटेड परचेस्ड शेयर्स इन एस लिमिटेड ऑन 31 अक्टूबर 2023। तो नॉर्मली मिड ऑफ द ईयर का ही देंगे, तो उसका हर एक एडजस्टमेंट हम देख लेंगे। व्हेन रिटेन अर्निंग्स ऑफ एस लिमिटेड वाज 50,000, तो कब, एज ऑन 31 मार्च 2023 का रिटेन अर्निंग्स दे रहे हैं हमें, कितना, 50,000। एंड द शेयर्स इन ए लिमिटेड वर एक्वायर्ड ऑन 30 जून व्हेन इट्स रिटेन अर्निंग वाज 175, सॉरी 1,75,000। तो अगर देखोगे, एस लिमिटेड क्या है, मेरा सब्सिडी है, बरोबर। पूरा क्वेश्चन नहीं दिखा है, बस यहाँ से मुझे पता चल रहा है, ये वाला जो स्टेटमेंट है 14,000 शेयर्स इन एस लिमिटेड, इससे मुझे पता चल रहा है कि एस जो है ना सब्सिडी है। तो सब्सिडी के केस में एच ने क्या किया, परचेस किया एस में, राइट, ऑन फर्स्ट 31 अक्टूबर 2023, जब उसका रिटेन अर्निंग्स 5 लाख था। और शेयर्स इन ए, ए तो छोड़ दो, ए वाला पार्ट जो है ना ये एसोसिएट वाला पार्ट दिया था, बस मुझे सब्सिडी के ऊपर ध्यान देना है। क्यों, क्योंकि हम सीएफएस बना रहे हैं सब्सिडी का, पहले सब्सिडी का देखेंगे तो इंडियस 28 बाद में जो है ना एसोसिएट के बारे में बात करेगा। तो देखोगे यहाँ पे मुझे रिटेन अर्निंग्स दिया है एज ऑन 31 अक्टूबर 2023। तो यहाँ पे सिंपली आईएनए कैसे कंप्यूट करेंगे सर, उसके साथ साथ में एडिशनल एडजस्टमेंट्स भी दिया, बट आईएनए कैसे कंप्यूट करेंगे। तो देखो, एस का जो है इक्विटी शेयर कैपिटल ले लेंगे, एस का जो है इक्विटी शेयर कैपिटल ले लेंगे, राइट। उसके साथ साथ में अदर इक्विटी जो है, अदर इक्विटी में क्या क्या है वो ले लेंगे, 7,50,000। और उसमें देख लो रिटेन अर्निंग्स ऑन, रिटेन अर्निंग्स ऑफ एस लिमिटेड 5 लाख था एज ऑन 31 अक्टूबर 2023। बट बुक्स में कितना दिख रहा है, बुक्स में मुझे कितना, 7,50,000 दिख रहा है, राइट। बुक्स में मुझे 7,50,000 दिख रहा है। तो ये जो भी चेंज है वो चेंज क्यों है वो देखना है, और प्री एंड पोस्ट में एडजस्ट करना है, उसके बेसिस में मुझे कंप्यूटेशन करना है। बस एक ओवरव्यू है ये, ठीक है। देखो इसका तीन तीन आंसर दिया है। अल्टरनेटिव 1 दे रहे हैं, उसके बाद बी है, अल्टरनेटिव बी है, अल्टरनेटिव सी है, राइट। मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है सीए फाइनल एग्जाम में, और वो भी कंसोलिडेटेड चैप्टर में। तो जो तुम्हारे दिमाग में कैसे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वैसे तुम सॉल्व करके आ सकते हो, आईसीए उसी के हिसाब से मार्क्स देगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आए कि बताओ। देखो अगर रिटेन हाँ अर्निंग्स सर। देखोगे, रिटेन अर्निंग्स देखोगे ना, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 7,50,000, जो मुझे बुक्स में दिख रहा था। इनिशियली कितना दिया था, 5 लाख, मतलब एज ऑन एक्विजिशन डेट कितना दिया था, 5 लाख। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है, 2,50,000। तो अगर मैं सिंपली यहाँ पे बना के बताऊँ मैं, मेरा इक्विटी शेयर्स है ₹2 लाख, देन आ जाएगा अदर इक्विटी, अदर इक्विटी में रिटेन अर्निंग्स आ जाएगा, राइट। रिटेन अर्निंग्स में मुझे प्री एंड पोस्ट में बताना है, राइट। प्री में कितना था, 5 लाख, और पोस्ट में एडिशनल 2,50,000 आ गया ना, राइट। एडिशनल 250 आ गया, तो पोस्ट में आ गया एडिशनल 2,50,000, राइट। ये दोनों मिलके दिस प्लस दिस। अब यहाँ पे सिर्फ मैं रॉ फॉर्मेट बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें एडिशनल एडजस्टमेंट्स और बहुत सारे इन्वेंट्री का है, डिविडेंड का है, फिर उसके बाद एक और चीज़ क्या है, अनरियलाइज प्रॉफिट का है। तो बस एक नॉर्मल एक सिंपल एडजस्टमेंट बता रहा हूँ। ये 7 लाख बन गया, ये मेरा आईएनए होगा, ये मेरा आइडेंटिफाइबल नेट एसेट होगा। एंड इसको मैं क्या करूंगा, पेरेंट एंड एनसीआई में जो भी शेयर है वो उसमें बांट दूंगा। ऐसा हमें करना है स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 का जो है ना रिलेटेड एग्जांपल्स वगैरह मुझे प्रिपेयर करना है, वो प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद कल अच्छे से सॉल्व करेंगे क्लास में। उसके साथ साथ में
आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स में जो कंप्यूट करेंगे उसमें मुझे डिविडेंड का एडजस्टमेंट बताना है, अनरियलाइज प्रॉफिट का बताना है, उसके साथ साथ में और एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट बताना है। ये सब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम आगे तो करने ही वाले हैं ना, राइट। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट है कि बताओ। हेलो। हेलो। हेलो सर, आवाज चली गई थी आपके बीच में। मेरा चला गया क्या? अच्छा, मैं क्या बोल रहा था कि ये वाला जो पार्ट है ये हमने इनिशियल स्टेज में समझ लिया, ये वाला समझ गया, प्री एंड पोस्ट वाला क्या करना है, राइट। ये वाला समझ गया। हाँ, समझ गया। हम्म। इसमें अभी मुझे जो एडिशनल बना बताना है क्या, एक डिविडेंड का एडजस्टमेंट बताना है, देन उसके बाद मुझे बताना है अनरियलाइज प्रॉफिट का एंड इन्वेंट्री का एक एडजस्टमेंट्स होता है वो, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स, वो पूरा हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, उसके साथ साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड हैव अ वेरी नाइस डे एंड गुड नाइट एज वेल।